नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रथम प्रश्न पत्र अद्यतन काव्य में आज की कक्षा का प्रकरण है भवानी प्रसाद मिश्र जी की सुप्रसिद्ध कविता सतपुड़ा के जंगल। प्रस्तुत कविता सतपुड़ा के जंगल के सुंदर बिंबों में पाठक के मन को बरबस ही कहीं न कहीं खो देती है। प्रस्तुत कविता सतपुड़ा के जंगल में भवानी प्रसाद मिश्र जी ने मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के घने जंगलों का वर्णन किया है। अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा शतक में मिश्र जी की इस कविता को स्थान मिला है। इस कविता का रचना काल 1939 है। मिश्र जी एक प्रसिद्ध कवि थे तथा वे प्रकृति प्रेमी भी थे और प्रकृति के प्रति वे अपने काव्य में आस्था के स्वर मुखरित करते रहते हैं तथा उनके व्यक्तित्व का प्रभाव भी हमें उनकी कविताओं में दिखाई देता है। उनकी कविताओं में प्रकृति चित्रण, प्राकृतिक पदार्थ, दृश्यों व क्रियाकलापों का बड़े ही सहजता के साथ चित्रण हुआ है। प्रकृति के विद्रूप एवं भयंकर रूप को भी उन्होंने सतपुड़ा के जंगल शीर्षक कविता में सुंदरता के साथ उकेरा है। कवि का मानना है कि आकाश, समुद्र, पृथ्वी, बादल, फूल, पक्षी, नदी, जंगल, पर्वत आदि सभी प्राकृतिक उपादानों ने उन्हें आकृष्ट किया है, क्योंकि उन सभी का मानव के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। मानव के लिए जंगलों का भी अपना महत्व है और इसी कारण वे सतपुड़ा के जंगल के भिन्न भिन्न बिंबों और भिन्न भिन्न रूपों को इस कविता के माध्यम से हमारे सामने लाते हैं तथा प्रकृति और मानव के शाश्वत संबंधों की भी व्याख्या करते दिखाई देते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। कवि कहता है कि सतपुड़ा के घने जंगलों को देखकर ऐसा लगता है कि ये नींद में डूबकर ऊँघ रहे हैं। झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आँख नीचे। ऐसा लगता है कि ऊंचे ऊंचे, बड़े बड़े और छोटे छोटे झाड़, सभी प्रकार के वृक्ष चुपचाप आंखें मींच कर नींद में डूबे हुए खड़े हैं। घास चुप है, कास चुप है, मूक शाल पलास चुप है, बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल। कवि कहता है कि इन सोते हुए, नींद में ऊँघते हुए जंगलों में घास और कास सभी चुपचाप है, मौन है। शाल और पलास के वृक्ष भी मौन को ही धारण किए हुए हैं। यदि मानव से हो सके तो उसको इन जंगलों के अंदर धंसने का प्रयास करना चाहिए, जो कि इतने गुथे हुए हैं, इतने घने हैं कि जिनके अंदर हवा भी प्रवेश करने से मानव भयभीत होती है। तो इस तरह से कवि घने भयानक जंगलों का बिंब प्रस्तुत करता है हमारे सामने। कवि कहता है सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल। क्या नहीं, हर व्यक्ति को ये सुंदरता से भरे हुए नहीं लगते हैं, क्योंकि ये इतने भयंकर हैं कि इनके अंदर घुसने का भाव भी जो है वो मानव मन में लाते हुए डर जाता है। कवि कहता है अटपटी उलझी लताएं आलियों को खींच लाएं, कि इन घने भयानक जंगलों में इधर उधर उगाए वृक्षों की उलझी और अटपटी लताएं जो हैं वो उनमें घुसने वाले पक्षियों को, कीड़ों मकोड़ों को खींच ले जाती हैं। पैर को पकड़े अचानक प्राण को कल ले कपाएं, कि ये लताएं जो हैं वो कहीं कहीं नरभक्षी भी होती हैं, जो आने वाले प्राणी के पैर को पकड़कर उन्हें अपने पास खींच ले जाती हैं और इन लताओं के बीच में फंस जाने पर व्यक्ति कांपने लगता है, उसके प्राणों पर संकट आ जाता है। सांप सी काली लताएं, बला की पाली लताएं। ये लताएं अत्यंत भयानक हैं
और सांप की तरह काली काली और मजबूत लताएं हैं ये। लताओं के बने जंगल ऊँघते अनमने जंगल, कि ये जंगल इसी तरह की लताओं से निर्मित हुए हैं और ये जंगल अपने घने काले स्याह अंधकार के कारण नींद में डूबे हुए प्रतीत हो रहे हैं। मकड़ियों के जाल मुंह पर मच्छरों के दंश वाले, कि तरह तरह के पुराने वृक्षों के बीच में मकड़ियों ने अपने जाले लगा रखे हैं तथा तरह तरह के कीड़े मकोड़े और मच्छर इन जंगलों की लताओं के अंदर, इनके घने पत्तों के अंदर बैठकर अपने दंश द्वारा इनके अंदर आने वाले हर प्राणी को अपना एक जो है वो नकारात्मक प्रभाव देता है। दाग काले लाल मुंह पर बात झंझा बहन करते, चलो इतना सहन करते, कि इन जंगलों में यदि हम घुसेंगे तो हमें इस तरह के मक्षरों के आघातों का, यहाँ चलने वाली भयानक आंधी का और तूफान का जो है वो सामना करना होगा। हमें ये सब सहन करते हुए ही इन जंगलों में आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा। कष्ट से ये सने जंगल, कि इन जंगलों में घुसना आसान नहीं है। तरह तरह के कष्टों का, संकटों का सामना हमें करना पड़ेगा यदि हम इनके अंदर जाने का मन बनाएंगे। तो कष्ट से ये सने जंगल ऊगते अनमने जंगल, अजगरों से भरे जंगल, किन घने जंगलों में जगह जगह अजगर, सांप आदि अनेक तरह तरह के जो है वो भयानक जीव जंतु विचरण करते हैं। अगम गति से पले जंगल, की इनकी गति अगम है, इनके अंदर क्या है, किस तरह का जीव कहाँ पैठ बनाए हैं ये हम नहीं जान सकते। सात सात पहाड़ वाले, जैसा हम जानते हैं कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी 7 पहाड़ों के सम्मिलित रूप को ही कहते हैं। तो 7 पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले, कि इनमें बड़े बड़े झाड़ झंकाड़ भी हैं और छोटे छोटे पौधे भी हैं। शेर वाले, बाघ वाले, कि इन पर्वत श्रृंखलाओं में जगह जगह वन्य जीव, हिंसक जीव रहते हैं। तो शेर भी मिलते हैं और बाघ भी मिलते हैं। गरज और दहाड़ वाले, और इन जंगलों में जगह जगह हमें शेरों और बाघों की दहाड़ गर्जना सुनाई पड़ जाएगी। कंप से कनकने जंगल, और इनमें कीट पतंगों की कनकनाहट, स्वर, लगातार बोलने के स्वर भी हमें सुनाई देंगे। ऊँघते अनमने जंगल, इन बनों के खूब भीतर 4 मुर्गे 4 तीतर, कि इन बनों के खूब भीतर अंदर के सिरे पर हमें आदिवासी समूह के भी जीवन का पता चलता है, कि वो आदिवासी समाज से कटकर ऐसे ही भयानक जंगलों में उन्मुक्त होकर के अपना जीवन जीते हैं, कि 3-4 मुर्गे और तीतर को पाल करके ये भयानक वन के बीच में अपना निवास बनाते हैं। झोपड़ी पर फूस डाले गोंड तगड़े और काले, कि गोंड जनजाति जो कि आदिवासी जनजाति मानी जाती है, ये इसी तरह के घने जंगलों के बीच में अपना आवास बनाती हैं। झोपड़ियों पर फूस डाल करके अपने रहने की जगह का निर्माण करती है। और जब होली का अवसर पास आता है, कि जब कि होली पास आती सरसराती घास गाती, और होली के मतवाले वातावरण में घास भी मानो एक तरह का संगीत जो है वो प्रसारित करते हुए प्रतीत होती है। और महुए से लपकती मत अपनी बास जाती, कि तब ये आदिवासी महुए से बनी हुई मदिरा को पी करके मतवाले होकर के इन्हीं जंगलों में नाचते हैं। गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके, बोल इनके, कि तब ये आदिवासी गोंड जनजाति के लोग महुए से बनी हुई मदिरा को पी करके होली के उन्मुक्त वातावरण में उन्मत्त होकर के ढोल बजा बजा कर गाते हैं और जीवन के संगीत को प्रसारित करते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल, कि हम जानते हैं कि अभी भी हमारे देश में कई ऐसे आदिवासी समूह हैं जो मुख्य जीवन धारा से दूर कट करके ऐसे ही अगम्य स्थानों पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। धसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है, कि परंतु हमें बाहर से ही देखकर इन जंगलों के विषय में अपनी धारणा नहीं बना लेनी चाहिए। हमें इनमें धंसने में किसी तरह के भय को अपने मन में नहीं जो है वो रखना चाहिए। क्यों?
क्योंकि ये जंगल भी हमारे जीवन का एक अंग है, इनका भी जीवन के लिए एक विशेष महत्व है। यदि ये जंगल नहीं रहेंगे, कट जाएंगे, तो मानव समाज की जो एक वन्य संपदा है वो हमसे दूर हो जाएगी, और इसके भी अपने कई लाभ हैं, वो लाभ भी जो है हमसे दूर हो जाएंगे। तो कवि कह रहा है कि हमें इनके महत्व को पहचानते हुए इन जंगलों को, इस प्राकृतिक परिवेश को भी बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये खाली मौत का घर नहीं है, बल्कि इसमें और भी कई तरह जीवन की संभावनाओं के अंश भी छिपे हुए हैं। उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों, कि इनके अंदर सिर्फ मौत का भय नहीं, बल्कि अनेक पुरानी दंत कथाओं को कहते हुए कई सारे नीर, निर्झर और नाले भी हैं जो इन वनों की गोद में पले हुए हैं। अर्थात इनके अंदर तरह तरह की नदियाँ, नहर आदि भी हैं जो कई प्राचीन कथाओं को हमारे सामने साकार करते दिखाई देते हैं। लाख पंछी सौ हिरन-दल, और कई सुंदर सुंदर पंछी और हिरणों के दल भी इन जंगलों में निवास करते हैं। खंड के कितने किरंदल, झूमते वन फूल फलियाँ, की ये जंगल सिर्फ हमारा साक्षात्कार भय से और मृत्यु से ही नहीं कराते, बल्कि जीवन की सुंदरता से भी हमारा साक्षात्कार ये जंगल कराते हैं। कि अर्थात जीवन में कभी हमें सिर्फ एक पक्ष नहीं देखना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण एकांगी नहीं होना चाहिए। जहाँ पर हानि है वहाँ लाभ भी है, और जहाँ लाभ है वहाँ हानि भी है। तो हमें जीवन के हानि और लाभ दोनों पक्षों के संतुलित रूप को देखना चाहिए, कि यहाँ पर मृत्यु, भय और सन्नाटा है, विभत्सता है, तो सौंदर्य भी है। कि लाख सुंदर पक्षी और हिरन के दल तथा किरणों के, सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं, सुंदर सुंदर कलियां खिल उठती हैं, और इस वन में सुंदर सुंदर फूल और फलियां झूमते विहार करते दिखाई देते हैं। और कितनी सारी अज्ञात कलियां, हरी हरी दूर्वा और लाल लाल जो है वो पत्तियों वाले सुंदर सुंदर फूल भी इस वन में खिलते दिखाई देते हैं, जो हमें ये संदेश देते हैं कि जीवन केवल दुख, कष्ट, भय और संकट का नाम नहीं, बल्कि जीवन में सौंदर्य भी प्रवाहमान होता है। बस यदि हमें आवश्यकता है तो जीवन के उस पक्ष से परिचय प्राप्त करने का। तो पूत पावन पूर्ण रसमय, सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल, कि ये जंगल भयानक ही नहीं बल्कि पवित्र भी हैं, इनमें पूर्ण जीवन रस का भी संचार होता है। तो इस तरह सुंदर सुंदर लताओं और पुष्पों वाले सतपुड़ा के जंगल जो है वो अपने सौंदर्य परक रूप से भी हमारा मन मुग्ध कर लेते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रस्तुत कविता में कवि ये बता रहा है कि जीवन सिर्फ एक पक्ष का नाम नहीं है। इस शब्द चित्र में कवि एक बिंब प्रस्तुत करता है कि जिसमें हमें ये संदेश दिया जाता है कि हर तत्व में एक तरफ यदि भय और विभत्सता छिपी है तो दूसरी तरफ उसका कल्याणकारी और शिवत्वपूर्ण रूप भी हमारे सामने रहता है। बस आवश्यकता होती है कि हम उस रूप को पहचान कर अपने जीवन में स्थान दें। तो यहाँ कवि सतपुड़ा के जंगल की विशिष्टताओं को संकेतित करते हैं और इस प्रकार से संकेतित करते हैं कि पाठक के सामने एक बिंब प्रस्तुत हो जाता है। वो अनायास इन जंगलों में घूमता हुआ स्वयं को पाता है तथा सतपुड़ा के जंगल होशंगाबाद से लेकर नर्मदा से ताप्ती नदी तक विस्तार को प्राप्त है। तो उन वनों की विशेषताओं में कवि अपने मन के भावों को भी व्यक्त करता है कि ये जंगल, ये प्राकृतिक परिवेश भी हमारे लिए कितने आवश्यक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रस्तुत कविता में कवि भौगोलिक परिवेश के साथ साथ सतपुड़ा के जंगल की आदिवासी संस्कृति को भी चित्रित करते दिखाई देते हैं। प्रस्तुत कविता एक सुंदर बिंबात्मक शब्द चित्र प्रधान कविता है जिसको पढ़कर पाठक सतपुड़ा के जंगल से घर बैठे ही तादाद में स्थापित कर लेता है। धन्यवाद।